समय लेके 10-15 मिनट में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। हम सब ने गाय से कृषि कर कर कुछ प्रयोग किया है। हमारे साथ विकास भाई है कि नहीं? यहाँ विकास भाई हैं जो कि बिहार से आए हुए हैं। उन्होंने हरियाणा और पंजाब में जाकर बहुत सारे किसानों के साथ मिलकर इस गौ आधारित स्वदेशी कृषि को किया है। महाराष्ट्र में सेवाग्राम नाम का एक इलाका है जहां पर हम लोगों ने जाकर इस स्वदेशी कृषि का परीक्षण कर लिया है और करने के बाद जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के आधार पर हम आपको यहां बताने आए हैं कि कैसे आप एक गाय से अपनी संपूर्ण खेती कर सकते हैं और अपने कृषि को उपजाऊ बना सकते हैं। अगर आप सब देखें तो आज से 40 साल 50 साल पहले जब ये कीटनाशक और जंतुनाशक खादें नहीं आई थी तो आप गोबर से ही तो खेती किया करते थे। और अगर आज अभी तुरंत देखना हो तो आप चले जाइए थोड़ा सा आगे, एक भाई ने टमाटर की खेती की हुई है, थोड़ा सा गमला लगाया हुआ है, नर्सरी तैयार की हुई है और वो नर्सरी इतनी बेहतरीन तैयार हुई है कि नीचे का छोटा छोटा पौधा है और आप जमीन नहीं देख सकते उस नर्सरी में, और एक 5 बाई 10 की पूरी जगह बिल्कुल गज्जिन रूप से भर गई है और वो सिर्फ गोबर डाल के खेती की गई है। तो गाय के गोबर में बहुत 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 ज्यादा सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। हमारे पास पंजाब सरकार द्वारा किया गया एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि गाय के गोबर में वो सभी पोषक तत्व हैं जो हम लोग डीएपी और एनपीके लेके डालते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस डाला जाता है ना खेतों में, तो वो और डीएपी जिसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं और जिसको एमओपी म्यूरिएट ऑफ फास्फेट कहते हैं, ये तीनों की मात्रा अकेले अगर किसी चीज में है तो वो गाय के गोबर में है। ये टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट रखा है। व्याख्यान के बाद अगर जिसको भी वो रिपोर्ट देखनी हो मेरे पास आएगा, मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा दूंगा कि देखिए ये रिपोर्ट बता रही है कि गाय के गोबर में इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो खेती कैसे करनी है गाय के गोबर से? 1 एकड़ के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं जो राजीव भाई ने बताया हुआ है अपने जीवन में, और उसको थोड़ा सा हम लोगों ने आगे प्रयोग करके देखा है और जब खुद में ये संयमित हो गए, खुद में कंठस्थ हो गए कि हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है और पूरी तरीके से पैरामीटर पे सही बैठती है, तब हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं। आप जानते हैं गोबर से घन जीवामृत तैयार होता है। घन जीवामृत एक ऐसा अमृत होता है जिसको अगर आप अपने खेतों में डालें तो बहुत अच्छी पैदावार आप कर सकते हैं। इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। घन जीवामृत बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। गांव में अगर आप सबने देखा होगा तो माताएं बहनें उपले पाथती हैं, उपले बनाती है ना आग में जलाने के लिए, कंडे बनाती हैं, क्या बोलते हैं आप? गोईठा। गोईठा गोईठा यहाँ पे बनता है। तो वो गोईठा को आपको क्या करना है कि ले लेना है और सूखे हुए गोईठे को आपको अच्छे से कूट देना है। कूटने के बाद उसमें आपको या तो आप कूटे ना, सीधे सीधे गोबर ले लीजिए गाय का, ताजा गोबर। ताजा गोबर लेने के बाद 10 किलो गोबर लेना है। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। 10 किलो गोबर लेके उसमें करीब 5 लीटर आप गौमूत्र डालिए। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र। ताजे गोबर में 5 लीटर गौमूत्र डालने के बाद उसमें आप 1.5 से 2 किलो डाल दीजिए खेत की मिट्टी। आपकी ये मिट्टी काली मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें जहर पड़ चुका है। तो ये मिट्टी से ज्यादा बेहतर है कि आप पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की 1 फीट नीचे की मिट्टी को खोदकर 1 से 1.5 किलो ले आइए और उस गोबर में जो गौमूत्र आपने डाला हुआ है उसमें वो मिट्टी भी डाल दीजिए। उसके बाद आपको चाहिए दाल का आटा, चाहे आप अरहर की दाल का आटा ले लीजिए, चने की दाल का आटा ले लीजिए, मसूर की दाल का आटा ले लीजिए, उड़द की दाल का आटा ले लीजिए या सभी मिला लीजिए। चारों प्रकार के आटे को लेकर 1 से 1.5 किलो आप उस गोबर में डाल दीजिए। ये सभी चीजें मिलाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए मट्ठा, 1 लीटर। 1 लीटर घर का जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, नया हो पुराना हो, 10 दिन का हो 20 दिन का हो, जो भी हो उसको डाल दीजिए। आधा किलो गुड़ डाल दीजिए, आधे से 1 किलो पुराना गुड़ डाल दीजिए और उस गोबर को अच्छे तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद खूब अच्छे से मिलाने के बाद वही गोईठा बना लीजिए। गोईठा बनाने के बाद उसको रख दीजिए छांव में, धूप में नहीं रखना है, नहीं तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी।
छांव में रख दीजिए, किसी पेड़ के छांव में चल जाएगा, या ऊपर से कोई प्लास्टिक की पन्नी डाल दिया, सेट डाल दिया, उसके नीचे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ये 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से सूख जाएगा। सूखने के बाद फिर इसको अच्छे से किसी पत्थर की मदद से कूटकर इसका चूरा बना लीजिए, और यही चूरा घन जीवामृत बनके तैयार हो जाता है। इसको आप 6 महीने तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। 6 महीने तक ये सुरक्षित रहता है, इसकी पोषकता खत्म नहीं होती है। और इसको आप अपनी जमीन के पौधों की जड़ों पर डालना शुरू करिए। कैसे डालना है कि आप इसमें जितना आप घन जीवामृत लें उससे 10 गुना ज्यादा मिट्टी ले लीजिए खेतों की, और वो मिट्टी के साथ वो खेतों के पौधों के नीचे आप डालना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि अगर आप इस घन जीवामृत चूर्ण का पाउडर का टेस्ट कराने जाएंगे तो इसमें सभी वो पोषक तत्व मिल जाएंगे, सभी वो सूक्ष्म तत्व मिल जाएंगे जो आपको डीएपी खरीदने पर मिलता है, जो आपको यूरिया खरीदने पर मिलता है, जो आपको एनपीके खरीदने पर मिलता है, जो आपको एमओपी खरीदने पर मिलता है। ये सब आपको इस घन जीवामृत में मिलके तैयार हो जाएगा। तो ये आप अपने खेतों में डालना शुरू करिए, अपने पौधों के नीचे डालना शुरू करिए, बहुत अच्छी उर्वरकता प्राप्त होगी। इसी तरीके से एक जीवाणु घोल आप तैयार कर सकते हैं अपने खेतों के लिए। जीवाणु घोल तैयार हो जाएगा आपका 5 से 7 दिनों में, और उसको अमृत कहा गया है पौधों के लिए। जीवाणु घोल तैयार करने का भी तरीका बता देता हूं। आप सब सुन रहे हैं, अगर आपको लिखना होगा, समझना होगा तो बाद में समय दीजिएगा, तो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको तैयार करना है। अगर आप जीवामृत तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यही सामग्री चाहिए। एक बड़ा 200 लीटर के करीब का ड्रम ले लीजिए। ड्रम लेने के बाद उसमें करीब 10 किलो गोबर ले लीजिए, उस ड्रम में डाल दीजिए। 5 लीटर या 10 लीटर के करीब गौमूत्र डाल दीजिए। गौमूत्र डालने के बाद 1 किलो दाल का आटा डाल दीजिए। 1 किलो पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए। 1 लीटर उसमें दही या मट्ठा डाल दीजिए। 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। उसी के साथ साथ आप इसमें चाहे तो कुछ हरे पत्ते भी डाल सकते हैं। ये सब कुछ डालने के बाद आप उसमें थोड़ा पानी मिला के चला के कपड़े से ढक के रख दीजिए, और 7 दिन तक उसको प्रतिदिन आप सुबह खोलकर और किसी लकड़ी से चलाते रहिए। 7 दिन के बाद ये आपका जीवाणु घोल या जीवामृत तैयार हो जाएगा, और वो जीवामृत को आप लेकर अपने पेड़ के पौधों में डाल सकते हैं। डालने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप ये अपना सकते हैं कि जितना आप जीवामृत तैयार किए हैं उसको जहां आप पानी लगाते हैं, जो पानी आपके खेतों में जाता है, उस पानी के स्थान पर वो जीवामृत आप लेकर लोटे से या किसी बर्तन से डालते रहिए, वो पूरे खेत में आपके फैल जाएगा। उसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से चाहें तो स्प्रे मशीन में आप उसको छान के डाल सकते हैं, और जो कचरा बचे उसको खेतों में फिर से फेंक सकते हैं। इसी प्रकार आप उसमें गोबर या मिट्टी मिलाकर छोटे छोटे ढेले बना लीजिए, और वो ढेले आप खेतों में फेंक दीजिए पाउडर करके, उससे भी आप कर सकते हैं। और ये आपको 21-21 दिन पर डालना है। जो भी आपकी फसल है, 4 महीने की है, 5 महीने की है, 6 महीने की है, हर 21 दिन पर आप ये अपने खेतों में डालते रहिए। अगर आपकी जमीन पूरी तरीके से जहर युक्त हो चुकी है, पूरे तरीके से खराब हो चुकी है, तो हो सकता है पहले बार आपको उत्पादन उतना न मिल पाए, लेकिन 1-2 बार अगर आपने कर लिया तो 3-4 सालों के बाद उत्पादन आपका 2 गुना हो सकता है, और ये हम लोगों ने करके देख लिया है। तो ये आप खाद गौ माता के आशीर्वाद से बनाएं, गाय के द्वारा दिए जाने वाले गोबर से बनाएं, गौमूत्र का उपयोग करके बनाएं, क्योंकि गोबर और गौमूत्र ये 2 चीजें हैं जो इस खाद को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए। तो अगर आपको खेतों में इस खाद को डालना है तो आपको गाय लाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो भाई? तो कर दो, इको कम कर दो। तो अगर आपको ये बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए गाय अगर होगी तभी आप ये खाद और कीटनाशक बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कीटनाशक बनाना चाहें, जंतुनाशक बनाना चाहें, तो उसकी भी पूरी प्रक्रिया है।
गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद ही नहीं बल्कि गाय के मूत्र में कुछ औषधियों को डाल के, नीम को डाल के, करंज को डाल के, लहसुन को डाल के, मिर्चे को डाल के, ये सब डाल के कीटनाशक भी तैयार होता है। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट कीटनाशक होता है, जिसको आपने अपने फसल पर अगर छिड़क दिया तो कभी कोई जंतुनाशक या कोई जंतु कीड़ा नहीं लगने वाला है। इसी प्रकार से तंबाकू आप खाते हैं ना, तंबाकू के पत्तियों से भी बहुत अच्छी गुणवत्ता, बहुत अच्छी क्वालिटी का कीटनाशक तैयार होता है, जो आपके फसलों पर कभी कोई कीड़ा नहीं आने देगा। तो एक काम तो आप किसान भाई ये करिए कि अपने जीवन में गाय को लाइए और उससे कृषि करिए गौ आधारित। और इसी के साथ साथ एक दूसरा निवेदन मैं आप सबसे और करना चाहता हूं कि किसानों ने भौतिकवादी सोच के साथ और अपनी आधुनिक सोच के साथ अपने घरों में, अपने खेतों में डालने के लिए संकर प्रजाति के बीजों को लाना शुरू कर दिया है। संकर प्रजाति के जो हाइब्रिड बीज हमने अपने खेतों में डालना शुरू किया है, तो हमारे खेतों में बहुत सारे अलग अलग नए प्रकार के रोग और बहुत सारे नए नए जंतु भी आना शुरू हो गए हैं। आज से 20 साल पहले वो रोग का नाम ही हमें नहीं पता था, वो जंतु को कभी हमने देखा ही नहीं था, जो आज 20 साल बाद हमने इन संकर बीजों को बोने से उनका आगमन और न्योता दे दिया। आपके शरीर में कोई रोग तब होता है जब आप अपने शरीर को उस रोग के आने लायक बनाते हैं। कोरोना हुआ ना पिछले गत महीनों में, हम सबने देखा हजारों लोगों के आंकड़े आपको बताए गए कि मर गए। तो वो वही लोग थे जिन्होंने अपने शरीर को वैसा बना के रखा था कि आ जाओ आपका स्वागत है। तो हम खेतों को भी उस प्रकार बना रहे हैं कि आ जाओ जंतु, आ जाओ कीट, आ जाओ सब लोग बीमारियां और हमारे फसलों पे लगो, ताकि इन विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले हजारों हजार रुपए लीटर के जंतुनाशक, कीटनाशक हम ला सके, अपने खेतों में डाल सके और वो खेतों से हमारे शरीर में आ सके और हमारे शरीर से आके हमें रोगी बना सके। और रोगी बनने के बाद हम अस्पताल में जाएं, अस्पताल में जाने के बाद हम अपने पैसे को डॉक्टर को दें और वो जो दवा हम ले वो भी विदेशी कंपनी द्वारा तैयार, वो जो दवा खेतों में डाले वो भी विदेशी कंपनी द्वारा तैयार, वो जो खाद लेके आए वो भी विदेशी कंपनी द्वारा तैयार, लेकिन जमीन और शरीर हमारी। तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है, हमें अपने खेतों को शुद्ध करना है, हमें अपने खेतों को विष मुक्त करना है। और विष मुक्त करने के लिए आपको पहली चीज चाहिए तो वो गाय चाहिए और वो देशी गाय चाहिए। तो गौ माता को सभी किसान भाइयों को अपने दरवाजे पर फिर से बांधना पड़ेगा और उस गाय के भरोसे अगर आप मदद करेंगे और अगर आप अपनी कृषि करेंगे तो गव्य चिकित्सा के उपयोग से आप अपने निरोगी होंगे, अपने रोगों को दूर करेंगे और गाय के गोबर से, गौमूत्र से खेती करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मतलब गाय के मूत्र में धनवंतरी है, ये बात आप साबित कर दीजिए। गाय के गोबर में लक्ष्मी गणेश है, ये बात आप साबित कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही साबित कर सकते हैं क्योंकि आप किसान हैं। और इस देश का किसान ही कभी परिवर्तन ला सकता है तो ला सकता है, इस देश का नेता और उद्योगपति कभी परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो मेरा दरियापुर के सभी किसान भाइयों से ये आग्रह है, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में गाय के महत्व को समझिए, गाय को फिर से अपने घरों में लाइए। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपनी कृषि को ज्यादा आमदनी वाला बना सकते हैं। अब तक किसानों ने जो उपजाऊ पैदा किया, जो अनाज बोए वो पारंपरिक खेती की। मटर था तो मटर किया, चना था तो चना किया, गेहूं था तो गेहूं किया, धान था तो धान किया। मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि अब कुछ किसान ऐसे तैयार हों जो कुछ औषधियों के क्षेत्र में भी खेती करना शुरू करें, जैसे अश्वगंधा की खेती, जैसे शतावरी की खेती, जैसे श्वेत मूसली की खेती, जैसे नागरमोथा की खेती, जैसे ब्राह्मी की खेती। ये बहुत सारे, करीब हम लोगों ने सूची तैयार की है, मेरे पास सूची भी रखी हुई है। उस सूची में करीब 20 से ज्यादा ऐसे, 25 से ज्यादा ऐसे औषधियों का वर्णन किया गया है जिनको आप कितने तापमान पर बो सकते हैं, उनकी पैदावार साल में कितनी होती है और उनकी बचत आपको कितनी हो जाती है, ये सब आंकड़ा उसमें दिया हुआ है। एक छोटा सा आंकड़ा, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अश्वगंधा नाम की एक औषधि होती है
जो मध्य प्रदेश के इलाके में सामान्य रूप से ज्यादा उगाई जाती है। मध्य प्रदेश के किसान इसको ज्यादा उगाते हैं, लेकिन सत्यता तो ये है कि यूपी के और बिहार के किसान भी इसको उगा सकते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी का भी उर्वरक क्षमता और जो पीएच मात्रा होती है वो उतनी ही है जितनी अश्वगंधा के लिए जरूरत होती है। 6.5 से लेके 7.5 पीएच तक अश्वगंधा उगाने के लिए हमारे मिट्टी की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमारे खेतों की पीएच है। अश्वगंधा अगर आप उगाते हैं तो अश्वगंधा 1.5 साल की खेती होती है। 18 महीने में उग के आपके सामने वो अपना उत्पादन दे देती है, और 1 एकड़ में अगर आप देखें तो करीब ये 3 से 4 क्विंटल आपको उत्पादन दे देती है। और 3 से 4 क्विंटल का उत्पादन अश्वगंधा 1 एकड़ में जो देता है, तो 1 किलो की कीमत क्या होती है? अगर बाजार में आप 1 किलो अश्वगंधा लेने जाएंगे तो रद्दी क्वालिटी से लेके अच्छी गुणवत्ता तक के बीच का अगर रेशियो आप देखेंगे तो 170 रुपए से लेके 300 रुपए किलो तक अश्वगंधा बिकता है। जड़ी बिकती है। अश्वगंधा राइजोम्स में होता है, रूट से होता है। और अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां भी उपयोग में लाई जाती हैं, जिसके फल भी उपयोग में लाए जाते हैं और जड़ें भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये किसान अगर अश्वगंधा पैदा करता है तो हिसाब लगा लीजिए, 1 किलो अश्वगंधा अगर मैं 100 रुपया भी बचत आपको मानता हूँ तो 100 किलो अश्वगंधा का कितना बचत होता है आपका? 100 रुपए किलो के हिसाब से अगर 1 कुंटल का आप देखें, माफ करिएगा मैंने आंकड़ा गलत बता दिया था, ये 40 से 50 कुंटल के करीब आपका उत्पादन होता है। तो ये 4 से 5 लाख रुपए का आमदनी आपको 18 महीने में अश्वगंधा करके दे देता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उस जड़ी को निकालकर मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे प्रोसेस कर सकते हैं तो उस अश्वगंधा को आप कुटवा लीजिए, पिसवा लीजिए, उसके पाउडर बनवा लीजिए, उसको डब्बे में पैक कर लीजिए और उसको मार्केट में आप बेच भी सकते हैं, जिसकी कीमत 100 रुपए की 100 ग्राम होती है। 1000 रुपए किलो वही अश्वगंधा जाता है जब उसकी तैयारी कर दी जाती है, जब उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है और कंपनियां बेचती हैं। इसी तरह एक दवाई नहीं है, अश्वगंधा है, शतावरी है, श्वेत मुस्पली है, जैसा कि मैंने पूरा नाम आपको बताया। तो मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं स्वदेशी शंखनाद की तरफ से ये आह्वान आपसे करना कि कुछ किसान भाई इतनी हिम्मत करें कि 1 एकड़ जमीन में कुछ औषधियों की खेती करें, प्रयोग के रूप में करें, मुनाफे को सोच के मत करें, और वो प्रयोग करके पहले खुद में ये विश्वास जताएं कि हाँ वो कर सकते हैं। उसके लिए जहां से भी आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत पड़े हम लोग उनको प्रशिक्षण दिला सकते हैं, प्रशिक्षण देके उनको तैयार करा सकते हैं, और वो खेती पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यावसायिक खेती को भी करना शुरू करें। एक और छोटा सा काम किसान भाई कर सकते हैं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ भी अब कुछ भाइयों ने जो किसानी करने के क्षेत्र में कुछ तकनीकी का उपयोग किया, कुछ ऐसे साथियों ने जिन्होंने बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद या सरकारी नौकरी को छोड़ देने के बाद किसानी में जिसने अपना कदम रखा, और कदम रखने के बाद कुछ युवाओं ने ऐसे मॉडल तैयार किए हैं पूरे देश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, जिसमें 1 ही एकड़ में 1 से अधिक फसलों को उगाया है, जिसमें जमीन के नीचे की भी फसल आ गई है, जमीन पे लगने वाली भी फसल आ गई है, जमीन से 1 फीट के ऊपर भी लगने वाली फसल आ गई है, और लता वाली भी फसल आ गई है। मतलब 1 ही साल में आपको 4-4 फसल दे रही है 1 एकड़ जमीन। तो ये वो किसान कर सकते हैं जिनके पास जमीन अधिक नहीं है, जमीन कम है, वो सभी किसान इस प्रकार के मॉडल पर काम कर सकते हैं और 3-4 प्रकार के अनाजों को लगा सकते हैं। जैसे नाम लेके अगर मैं कहूँ तो आपने जमीन के नीचे में मान लीजिए हल्दी लगा दिया या अदरक लगा दिया, फिर जमीन के ऊपर में आपने मान लीजिए उसमें मेथी लगा दिया, सोआ लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, फिर जमीन के थोड़े ऊपर में आपने आके अरहर लगा दिया, अरहर के साथ सरसों लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसके ऊपर में आपने जो शेड बनाई हुई है, जो धागे से आपने मंडप तैयार किया हुआ है, उसमें आपने बजरबट्टू लगा दिया, कुंदरू लगा दिया, परवर लगा दिया, कोई भी आपने करेला लगा दिया। तो ये सब
सब आपको कम समय में ज्यादा पैसे देने वाले उत्पादन और कृषि का कार्य हो जाएगा। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से यही आग्रह और निवेदन है कि आप लोग इस जहर को छोड़िए, आप लोग इस विष को अपने खेतों में डालना छोड़िए और फिर से गाय के आधारित कृषि को करना शुरू करिए। अपने जीवन को निरोगी बनाइए, अपने खेतों को निरोगी बनाइए, अपने स्वास्थ्य को निरोगी बनाइए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को निरोगी बनाइए। अगर हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा, गौ माता बचेगी तो ये देश समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि गाय के लिए शास्त्रों में ये वर्णन है कि गाय ही है जो इस पृथ्वी के बैलेंस को बना के रखी हुई है। अगर गाय की मात्रा कम हुई तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आने के खतरे बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कभी बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है, भूस्खलन आ रहा है, कभी भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम सब ने प्रकृति को ही अपना दुश्मन बना लिया है। हम सब प्रकृति के दुश्मन बन के उसके सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। हम इस विचारधारा से नीचे उतरे और अपने आप को प्रकृति की गोद में समर्पित करें, प्रकृति की गोद में प्रकृति के बच्चे बन के रहें, प्रकृति में पाए जाने वाले औषधियों से अपना रोग दूर करें, खेतों में उपजाऊ होने वाले अनाजों से, फसलों से अपना स्वास्थ्य दूर करें, उन उत्पादनों से पैदा होने वाले बहुत सारे व्यवसाय को शुरू करें, अपने गांव-गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाएं और उन उद्योगों से अपने गांव को स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, स्वदेशी बनाएं। इसी भावना के साथ गौ माता आप सबको निरोगी रखे, आप सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। आप सबने मेरी बातों को इतने ध्यान पूर्वक समझा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।